नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं हिंदी साहित्य का रीतिकाल। रीतिकाल के ये जो प्रश्न हमने लिए हैं, ये पांडे बंधुओं द्वारा रचित पुस्तक से लिए हैं, जिसमें कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को संकलित किया गया है। तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, रीतिकाल की अगर बात करें तो रीतिकाल का नामकरण विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग नाम इसको दिया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, ये इसको क्या मानते हैं, रीति काव्य नामकरण इसका किया है। मिश्र बंधु, जिसमें तीनों हैं, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी, इन तीनों को मिलाकर मिश्र बंधु जो तीन एक साथ हमारे विचारक और लेखक हैं, इन्होंने इसे अलंकृत काल नाम दिया है। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल नाम दिया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल और डॉक्टर शंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर रमा शंकर शुक्ल, जिनको रसाल उपनाम से भी जाना जाता है, इन्होंने कलाकाल नाम दिया है। और त्रिलोचन ने इसे अंधकार काल नाम दिया है। आप इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से करें, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है। रीतिकाल के प्रवर्तक के संबंध में अगर बात करें तो विभिन्न विद्वानों को इसका प्रवर्तक माना गया है। सबसे पहले कृपाराम, इनका रचनाकाल 1541 है। और कारण इनका क्या है कि कालक्रम की दृष्टि से अगर देखें तो कृपाराम को रीति काव्य का या रीतिकाल का प्रवर्तक माना जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं केशवदास की। इनका जो रचना काल है वो 1555 से लेकर 1617 ईस्वी तक है। और इन्हें प्रवर्तक किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है केशवदास को। कारण क्या है कि रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से इन्होंने रचनाकार के तौर पर जो काम किया है या जो इन्होंने रचनाएं की है, उसके कारण इनको रीतिकाल का प्रवर्तक माना है डॉक्टर नगेंद्र ने। तीसरे जो यहाँ पर प्रवर्तक हैं चिंतामणि, इनका समयकाल 1643 ईस्वी है। इसको, चिंतामणि को प्रवर्तक मानने वाले जो विद्वान हैं, ये रामचंद्र शुक्ल है। क्यों माना है? कारण क्या है? अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से इन्होंने रीतिकाल की अखंड परंपरा का प्रचलन किया, इसीलिए चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यहाँ पर तीन नाम दिए गए हैं, तीनों ही नाम आप ध्यान में रखें, कृपाराम, केशवदास और चिंतामणि। केशवदास, कृपाराम को सिर्फ कालक्रम की दृष्टि से हम इसका प्रवर्तक मान सकते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने केशवदास को माना है इनके रचनाकार और व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से। और चिंतामणि को माना है रामचंद्र शुक्ल ने, जो इन्होंने अखंड परंपरा चलाई है रीति काव्य की। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत में रीतिकाल का विभाजन निम्न ढंग से किया है, यानी रीतिकाल को अलग अलग विचारधाराओं के आधार पर बांटा है। इसमें आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र रीतिकाल को क्या कहते हैं? श्रृंगार काल कहते हैं। ये भी आप यहाँ पर ध्यान में रखें। और इन्होंने दो भागों में बांटा है, एक तो रीतिबद्ध काव्य धारा और तीसरी रीति मुक्त या स्वच्छंद काव्य धारा। इनको भी आगे दो भाग में बांटा है। रीतिबद्ध काव्य धारा में एक तो लक्षणबद्ध काव्य, यानी जिन लक्षणों से बद्ध जो काव्य लिखा गया। दूसरा, लक्षणों को केवल लक्ष्य किया गया, यानी उन लक्षणों को केवल आधार मानकर उनको केवल लक्ष्य किया गया, जो काव्य लिखा गया वो लक्ष्य मात्र काव्य। यानी रीतिबद्ध जो काव्य लिखा गया वो दो तरीके से लिखा गया। एक में तो लक्षणबद्ध, यानी उन लक्षणों को, जो रीतिकाल के लक्षण हैं, उनको यहाँ पर शामिल किया गया। दूसरा, केवल उन लक्षणों को आधार माना गया। रीति मुक्त या स्वच्छंद काव्य की अगर बात करें तो इसको भी दो भागों में बांटा है। एक वो काव्य जिसमें रहस्योन्मुख काव्य है, और दूसरा वो काव्य जिसमें शुद्ध प्रेम काव्य के विचार शामिल है। आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने श्रृंगार काल को तीन भागों में बांटा है। ये क्या कहते हैं? पहला क्या है? रीतिबद्ध, दूसरा रीति सिद्ध और तीसरा रीति मुक्त। रीतिबद्ध रचना लक्षणों और उदाहरणों से युक्त है, यानी यहाँ पर लक्षण भी दिए और इन लक्षणों को शुद्ध करने के लिए उदाहरण भी दिए, सिद्ध करने के लिए क्या दिए? उदाहरण भी दिए। जो रीति सिद्ध कवि हैं, रीति की बंधी परिपाटी के अनुकूल स्वतंत्र काव्य रचनाएं की। इन्होंने ना तो लक्षण दिए और ना ही उसको सिद्ध करने के लिए उदाहरण दिए, बल्कि उन लक्षणों के आधार पर स्वतंत्र रूप से रचनाएं की। रीति मुक्त काव्यधारा में वो कवि आते हैं जो रीति परंपरा की साहित्यिक रूढ़ियों से मुक्त रचनाएं की, यानी जो रीति काल की परंपरा थी उनसे मुक्त होकर, जो तरीके थे, रूढ़िवादिता थी,
उससे मुक्त होकर इन्होंने स्वाभाविक प्रेम की अभिव्यक्ति की रीति मुक्त कवियों ने। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार जो रीति सिद्ध कवि हैं वे डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिबद्ध कवि हैं। यानी जिनको आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जिनको रीति सिद्ध कवि माना है, डॉक्टर नगेंद्र उन्हें रीतिबद्ध कवि की श्रेणी में रखते हैं। रीतिकाल के कवियों का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित ढंग से देख सकते हैं, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो सबसे पहले क्या है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किन को रीतिबद्ध माना है, किन को रीति मुक्त माना है, वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो जो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, इनको अगर देखें, जो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि इन्होंने माना है केशव दास को, सेनापति को, जसवंत सिंह को, मतीराम, देव, भिखारी दास और पद्माकर। ये कौन है? ये रीतिबद्ध कवि है। इन्होंने रीति सिद्ध केवल एक ही कवि को स्वीकार किया है, वो है बिहारी लाल। रीति मुक्त काव्य धारा के कवि जो इन्होंने स्वीकार किए हैं, रसखान है, शेख आलम है, घनानंद ठाकुर, बोधा, द्विजदेव। तो ये किसने स्वीकार किया है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। हमने ये जाना था कि इन्होंने 3 भागों में बांटा है रीतिकाल को। पहला जो भाग है वो रीतिबद्ध है, दूसरा रीति सिद्ध है और तीसरा क्या है? रीति मुक्त है। तो इन्हीं काव्य धाराओं में जिन कवियों ने विशेष रूप से अपना योगदान दिया उनका विभाजन यहाँ पर किया गया है। दूसरा देखते हैं बच्चन सिंह को। बच्चन सिंह ने बद्ध रीति कवि, मुक्त रीति कवि, रीति इतर कवि, 3 प्रकार से अगर इनको देखें तो जो बद्ध रीति कवि हैं इनको 2 भागों में बांटा है। रीति चेतस कवि भी कहा है और काव्य चेतस कवि भी इन्होंने कहा है। रीति चेतस जो रीति के प्रति अपना लगाव रखकर काव्य रचना करने वाले कवि हैं, उसमें चिंतामणि है, जसवंत सिंह है, भिखारी दास है, प्रताप शाही और ग्वाल है। काव्य चेतस की अगर बात करें, इसमें मतीराम है, भूषण है, देव है और पद्माकर है। ये किसने स्वीकार किया है? डॉक्टर बच्चन ने स्वीकार किया है, ये आप ध्यान में रखें। दूसरा, रीति से परे जो काव्य है वो अलग इन्होंने रखा है। तीसरा जो इन्होंने विभाजन किया है वो मुक्त रीति, यानी जो रीति से मुक्त है। इसमें अभिजात्य वर्ग के, अभिजात्य यानी उच्च वर्ग के जो है वो कौन है? बिहारी लाल हैं। बिहारी लाल को इन्होंने अभिजात्य वर्ग का कवि माना है और मुक्त रीति कवि भी स्वीकार किया है डॉक्टर बच्चन ने। ध्यान दें कि बच्चन के जो प्रश्न है इस बार ज्यादा इन दिनों में पूछे जा रहे हैं प्रश्नों में। मुक्त रीति में दूसरा जो विभाजन है वो है स्वच्छंद काव्य धारा। स्वच्छंद काव्य धारा में अगर देखें, आलम है, घनानंद है, ठाकुर है, बोधा है और द्विजदेव है। ये मुक्त रीति स्वच्छंद काव्य धारा के कवि इन्होंने स्वीकार किया है। तो यहाँ पर ध्यान आपको क्या देना है कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किसे माना है और बच्चन सिंह ने किसे माना है। यहाँ पर मिश्र ने भी 3 भाग किए हैं, 3 उसके आधार पर 3 भागों में बांटा है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। ट्रायंगल देखिए यहाँ बना हुआ है। उसी तरह बच्चन सिंह ने भी 3 भागों में बांटा है, रीति बद्ध रीति, मुक्त रीति। बात वही है, सिर्फ थोड़ा शब्द बदल दिया गया है। बद्ध रीति को रीति चेतस कवि किसने कहा? तो बच्चन सिंह ने कहा, ये ध्यान में रखें। बद्ध रीति को काव्य चेतस किसने कहा? बच्चन सिंह ने कहा। अब बद्ध रीति में रीति चेतस जो कवि हैं वो कौन कौन है वो आप यहाँ पर ध्यान में रखें, और बद्ध रीति में काव्य चेतस कवि कौन है वो भी आप यहाँ पर ध्यान में रखें। इसके साथ साथ जो स्वच्छंद काव्य धारा के कवि हैं वो भी यहाँ पर 5 कवि दिए हैं, ये आप जरूर ध्यान में रखें। और ये भी ध्यान में रखें कि अभिजात्य वर्ग का बिहारी को कवि किसने स्वीकार किया है? तो बच्चन सिंह ने स्वीकार किया है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, घुमा फिरा कर पूछ ली जाती है, तो आप इनको बहुत ध्यान से याद रखें। इसके बाद देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र ने इसको किस प्रकार से विभाजित किया है, वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, डॉक्टर नगेंद्र ये मानते हैं कि इसका अगर विभाजन देखें तो रीति कवि इन्होंने स्वीकार किया है, रीति सिद्ध कवि इन्होंने स्वीकार किया है और रीति मुक्त कवि स्वीकार किया है। यहाँ आप इस ट्रायंगल को देखकर इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप, ये त्रिभुज बना हुआ है, 3 भागों में बांटा है, रीति कवि, रीति मुक्त कवि और रीति सिद्ध कवि। देखिए, जो रीति कवि है, रीति कवियों को इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया है, सर्वांग निरूपण और विशिष्टांग निरूपण। यानी जिन्होंने सर्वांग निरूपण किया है, काव्य के सभी गुणों को या सभी रीतियों को ध्यान में रखकर, और इन्होंने जो विशिष्ट बातों को, विशिष्ट अंगों को ध्यान में रखकर जो निरूपण किया है। इसमें जो सर्वांग निरूपक कवि है, चिंतामणि है, कुलपति मिश्र है, कुमारमणि है, सोमनाथ है,
भिखारी दास है, रसिक गोविंद है, देव, अमीर दास, ग्वाल और प्रताप शाही। ये किसमें है? ये रीति कवि हैं और रीति सर्वांग निरूपण कवि हैं। उसके बाद जो विशिष्टांग निरूपक कवि हैं, इन्होंने अलग अलग भागों में विभाजित किया और वो भाग मुख्यतः 4 है। पहले में ये कहते हैं कि सर्व रस निरूपक, दूसरे में ये कहते हैं कि श्रृंगार रस निरूपक, तीसरे में ये मानते हैं कि छंद निरूपक, और चौथे क्या है? अलंकार निरूपक, यानी विशेष निरूपण। इन्होंने, ये जो कवि हैं, इन्होंने इन सभी अंगों का प्रयोग किया है, लेकिन यहाँ पर जो 4 इन्होंने श्रेणी बनाई है, उसमें मुख्य बात क्या है? ये रस के बारे में बात कर रहे हैं, ये श्रृंगार रस के बारे में बात कर रहे हैं, ये छंद के बारे में लिख रहे हैं और ये अलंकारों को आधार बना रहे हैं। ये आप ध्यान में रखें। तो सबसे पहले देखते हैं रस निरूपक कवि। इसमें तोष है, सुखदेव मिश्र है, रसलीन है, पद्माकर, राम सिंह उजियारे, चंद्रशेखर वाजपेयी, याकूब खां और बेनी परवीन। ये रस निरूपक कवि हैं जिन्होंने सर्वनस रस, सभी रसों को महत्व दिया है। दूसरा, श्रृंगार रस में अगर देखें तो मती राम और कृष्ण भट्ट देव ऋषि जो है, इन्होंने केवल श्रृंगार रस का निरूपक किया है। उसके बाद छंद निरूपक की अगर बात करें तो भूषण है, मतीराम है, सुखदेव, माखन, दशरथ और राम सहाय, इन्होंने छंदों का निरूपण किया है। अलंकार निरूपण में अगर हम देखें तो यहाँ पर फिर से इन्होंने भूषण का नाम दिया है। भूषण है, मतीराम है, जसवंत सिंह है, गोप, रसिक सुमति, रघुनाथ बंदीजन, दुल्हा, रसरूप, पद्माकर, सेवादास और गिरिधर दास। तो इस तरह से डॉक्टर नगेंद्र ने इसे 3 भागों में विभाजित किया है। उसमें से पहला जो भाग है वो है रीति कवि। रीति कवियों को आगे इन्होंने 2 भागों में बांटा है, जिसमें से एक है सर्वांग निरूपक और दूसरा है विशिष्टांग निरूपक। विशिष्टांग निरूपक को इन्होंने फिर से 4 भागों में विभाजित किया है। तो ये बात आप ध्यान में रखें। आज के लिए इतना ही करेंगे, इसको आगे विस्तार से जानेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और इतने सारे नामों में आप उलझ कर रह जाओगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।